रात को खाली न जाने देना, उम्र गुजर रही है जरा ध्यान देना। दिन में अपनी सारी ताकत लगा देना, शाम ढले तो जरा सांस लेना। सूरज उगे तो तैयार रहना, रात को खाली न जाने देना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक होल पर बनी 2014 में हॉलीवुड की एक फिल्म इंटरस्टेलर की, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था क्योंकि ब्लैक होल हमारे जीवन में अंतरिक्ष से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भरा शब्द है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। अक्सर ब्लैक होल के बारे में भयानक काले अंधेरे से बने कुछ इस प्रकार के चित्र लोगों के दिमाग में बनता है, लेकिन वह इतना ही नहीं है जितना आप देखते हैं। उसके अंदर विशाल मात्रा में गैस या पार्टिकल्स के भंडार होते हैं, जिसके रिएक्शन से उसमें अपार ग्रेविटी होती है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इसकी ताकत और क्षमता के बारे में। जहां समय, प्रकाश और साउंड के साथ सभी टेक्नोलॉजी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, मतलब वहां कोई नहीं बच सकता। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्लैक होल के अंदर क्या है और वह कैसे बनता है और वह इतना ताकतवर कैसे होता है, यह अंतरिक्ष में क्या प्रभाव डालता है। नमस्कार दोस्तों, मैं करमराज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल लगभग 100-125 साल पहले ही वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था। इससे पहले इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। इसे हम आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं। रिलेटिविटी थ्योरी के दो भाग हैं। नंबर 1 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नंबर 2 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1905 में पब्लिश हुई थी, यह थ्योरी हमें यह सिखाती है कि स्पीड समय को किस प्रकार प्रभावित करती है। जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड से अंतरिक्ष में ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपके लिए समय की स्पीड कम हो जाती है, रिलेटिव उस व्यक्ति के समय के सामान्य स्पीड से जो पृथ्वी पर है। लेकिन ट्रैवल कर रहे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। जब वह वापस लौट कर पृथ्वी पर आएगा तब उसे पता चलेगा। इसे काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहते हैं। नंबर 2 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1915 में पब्लिश हुई थी। इस थ्योरी में ग्रेविटी किस प्रकार समय को प्रभावित करती है, इसके बारे में आइंस्टाइन ने बताया है। इसे हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। ये है टाइम फैब्रिक, यानी स्पेस टाइम का मेश। यह उतना ज़्यादा झुकेगा जितना बड़ा प्लैनेट, स्टार या फिर किसी ब्लैक होल के मास का वजन इस पर पड़ेगा। उसके वजन और ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से यहाँ टाइम डायलेशन होगा और छोटे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट का खिंचाव भी उसकी तरफ बढ़ेगा। इतना ही नहीं, यह टाइम, हीट और लाइट को भी प्रभावित करेगा। इसी थ्योरी को इंटरस्टेलर फिल्म में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जब कूपर अपने दोस्त को गारगेंटो ब्लैक होल के डिस्क से काफ़ी दूर पहले ही छोड़कर वाटर प्लैनेट पर जाते हैं तो उस प्लैनेट का 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर था, क्योंकि वह प्लैनेट ब्लैक होल के काफ़ी करीब था। और फिर जब वे वहाँ से वापस आते हैं अपने दोस्त के पास, तब उन्हें पता चलता है कि उनका दोस्त उनका इंतज़ार 23 साल 4 महीने 8 दिन किया था। और तो और जब कूपर पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए गए थे तो उस समय उनकी बेटी की उम्र 10-12 साल रही होगी। लेकिन कूपर को अंतरिक्ष में घूमते हुए समय का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन फिल्म के अंत में जब वे खुद को एक हॉस्पिटल में पाते हैं तो उस समय उनकी उम्र लगभग 125 साल हो गई थी और उनकी बेटी बूढ़ी हो चुकी थी। दुनिया में कुछ भी प्रकाश की तय गति से तेज नहीं चलता, इसलिए अगर कुछ भी बहुत तेज़ या प्रकाश जितनी तेज़ गति से चलता है तो उसकी रिलेटिव गति को स्थिर रखने के लिए उसकी लंबाई और समय में बदलाव आते हैं। इसे अंग्रेजी में टाइम डायलेशन या लेंथ कंट्राडिक्शन कहते हैं। टाइम डायलेशन मतलब समय का धीरे चलना। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ समय धीमे बीतता है। मतलब जो वस्तु जितना तेज़ चलेगी उसका समय उतना धीमे होगा। और पहाड़ों पर ग्रेविटी कम होती है, इसलिए वहाँ समय जल्दी बीतता है। इसी खोज के कारण आज जीपीएस सिस्टम बन पाया है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर।
ब्लैक होल शब्द 1967 में अमेरिकी खगोलशास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा लिखा गया था और पहली बार 1971 में खोजा गया था। इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी राय दी है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इसकी डेफिनेशन बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से दी है। उनके मुताबिक जब कोई तारा अपना ईंधन समाप्त कर लेता है, यानी कि अपनी ऊर्जा खो देता है, तब वो अपने खुद के ग्रेविटेशनल फोर्स को भी नहीं संभाल पाता, जिसकी वजह से इस तारे के अंदर एक बड़ा विस्फोट होता है जिसको सुपरनोवा कहा जाता है। जैसे सूरज एक स्टार है, यह कैसे बना है, पहले इसे थोड़ा समझते हैं। यह 98% हीलियम और हाइड्रोजन गैस से बना है। इसमें परमाणुओं का न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, मतलब ये आपस में टकराते हैं। आप सोच नहीं सकते कि सेकंड से भी कम समय में लाखों करोड़ों बार टकराते हैं, जिससे उसमें भयंकर विस्फोट होते हैं। इससे लाइट और हीट दोनों पैदा होती है। उस हीट से बाहर की तरफ जाने वाला ज़बरदस्त प्रेशर बनता है और सूरज में ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम के परमाणुओं में बदलते हैं, जिससे बाहर की तरफ से एक फोर्स अंदर की तरफ आता है। उससे ये ऊर्जा या एनर्जी प्राप्त करता है। इसी प्रकार सभी स्टार अपने जीवन क्रम को चलाते हैं। उनके अंदर मौजूद ग्रेविटी ही उनकी भूख है और उसी से वे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और उसके अंदर कुछ रिएक्शंस भी होते हैं। उस रिएक्शन से वे अपने अंदर की ऊर्जा को ज़बरदस्त प्रेशर के साथ बाहर की ओर छोड़ते हैं। लेकिन समय के चलते लाखों करोड़ों वर्षों में जब उनके अंदर गैस या ऊर्जा की कमी होने लगती है, तो बाहर से आने वाली फोर्स या ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाते, जिससे उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद उसका कुछ बचा हुआ हिस्सा एक छोटे काले बिंदु का आकार ले लेता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होने के कारण अपने आसपास की सभी चीज़ों को वो अपने अंदर की ओर खींचता रहता है, जिससे उसका आकार और ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार बढ़ता ही जाता है। इसे ही ब्लैक होल कहते हैं। कोई चीज़ हमें तब दिखती है जब उस पर प्रकाश पड़ता है और वहाँ से प्रतिबिंबित होकर हमारी आँखों में जाता है। इसी का उल्टा हम सोचें, ऐसी जगह पर जहाँ रोशनी जा रही है पर किसी पर फोकस नहीं कर रही है, जैसे किसी अंधेरे में टॉर्च जलाने के बाद उसका पॉइंट नहीं दिखाई दे, तो ऐसे ही स्पेस में ब्लैक होल होते हैं। जैसे सुपरनोवा के विस्फोट के समय डीप स्पेस में बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है, जिससे वैज्ञानिक कई प्लैनेट खोज लेते हैं। उसी समय जहां अंधेरा रहता है वहां मतलब 100% ब्लैक होल ही होता है, क्योंकि ब्लैक होल लाइट को वहां ऑब्जर्व कर लेता है। पृथ्वी से 10.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर कैंस वेनेटिसी नक्षत्र मंडल में स्थित टोन 618 नामक ब्लैक होल अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल का वजन सूर्य से 66 अरब गुना ज़्यादा है, जो ब्रह्मांड का सबसे भारी या वजनी चीज़ है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल है कि इसके आसपास के तारे बहुत स्पीड से इस ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे हैं। ब्लैक होल की सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं। अगर कोई भी इस सीमा को छू ले तो वह इसमें समा जाएगा और कभी वापस नहीं निकल पाएगा, चाहे कोई ग्रह, तारा, प्रकाश या कुछ भी हो। जब आप कोई गेंद ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह लौटकर वापस आता है। यदि आप वही गेंद 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक दे तो वह पृथ्वी छोड़कर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में चला जाएगा। पृथ्वी की ग्रेविटेशनल रेंज 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है और चांद की ग्रेविटेशनल रेंज 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वहीं ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल रेंज की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज़्यादा है, इसलिए प्रकाश भी ब्लैक होल से नहीं निकल पाता है। ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तारकीय ब्लैक होल। ये उन विशाल तारों के अवशेषों से बनते हैं जब समय के साथ उनके अंदर ईंधन और ग्रेविटेशनल पावर ख़त्म हो चुके होते हैं। इनका द्रव्यमान आम तौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कुछ गुना से लेकर लगभग 10 गुना तक हो सकता है।
तारकीय ब्लैक होल का पता अक्सर बाइनरी सिस्टम में साथी सितारों के साथ उनकी बातचीत या विलय के दौरान निकलने वाली ग्रेविटेशनल तरंगों के माध्यम से लगाया जाता है। नंबर 2, इंटरमीडिएट ब्लैक होल। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान तारकीय ब्लैक होल से बड़ा होता है, लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल से छोटा होता है। इसका द्रव्यमान सैकड़ों से लेकर हजारों सौर द्रव्यमान तक हो सकता है। नंबर 3, सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये हमारी आकाशगंगा सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान लाखों से अरबों सौर द्रव्यमान तक हो सकता है। उनका निर्माण अभी भी शोध का विषय है, लेकिन माना जाता है कि उनका निर्माण ब्रह्मांडीय समय के पैमाने पर द्रव्यमान के बढ़ने और छोटे ब्लैक होल के विलय से जुड़ी प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ है। नंबर 4, मिनिएचर ब्लैक होल। यह ब्लैक होल एक काल्पनिक प्रकार है जिसका द्रव्यमान प्लैंक द्रव्यमान से लेकर सूर्य के द्रव्यमान के बराबर तक हो सकता है। तो आइए इस चित्र के द्वारा हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। धूल के कण और गैस के गोले अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। समय के चलते ये धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगते हैं, जिसे नेबुला या बादल के रूप में देखा जाता है। भारी दबाव के कारण ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिससे ये अंतरिक्ष में चमकते हुए दिखाई देते हैं, जो एक एवरेज स्टार होता है। जब इस तारे की ऊर्जा खत्म होने लगती है तो यह लाल रंग में बदल जाता है। इसे लाल दानों के रूप में भी जाना जाता है। इस समय तारे का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है। जब एक एवरेज स्टार में बदलाव आता है तो वह एक रेड जाइंट स्टार बनता है। इसके बाद वह प्लैनेटरी नेबुला फिर वाइट डॉर्फ में बदलता है। अगर वह कोई बड़ा स्टार या विशाल तारा है, उसमें ऊर्जा खत्म होने के बाद जब कोई विस्फोट होता है तो वह रेड सुपर जाइंट स्टार में बदलता है, और जब यह फटता है तो सुपरनोवा में परिवर्तित हो जाता है, जो इसका बहुत छोटा हिस्सा होता है। और फिर जब यह अपना आकार बदलता है तो यह एक न्यूट्रॉन या ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल का बाहरी सर्कल ऑरेंज कलर वाला है। इस पूरे बाहरी क्षेत्र को एक्रीशन डिस्क कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी और हीट होने के कारण चाहे कुछ भी, मतलब धूल, बादल, तारा या कोई ग्रह जैसे इसके संपर्क में आते हैं तो इसके अंदर की तरफ खिंचाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह बड़ी तेज़ी से इसके अंदर की तरफ जाने लगते हैं और उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से पिघलकर गैस या फिर आग के रूप में बदल जाते हैं, जो उसके अंदर समा जाते हैं। अब इससे थोड़ा और अंदर की तरफ जाएंगे तो ये है इनर मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। थोड़ा और अंदर आओ तो ब्लैक होल के इनसाइड वाइट सर्कल को फोटोस्फीयर कहते हैं। ये वही लाइट या प्रकाश है जो फोटॉन्स से बनती है। यह खुद ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। इसके बीच के एरिए को इवेंट होराइजन कहते हैं, जो अंदर की तरफ जा रहा है। 10 अप्रैल 2019 को इवेंट होराइजन के द्वारा ली गई ये ओरिजिनल फ़ोटो है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।